सितंबर 1977 की बात है, जब मायावती जी एक स्कूल में पढ़ाती थी दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में मोरारजी देसाई की सत्ता थी, शासन था उनका। तो उन्होंने दिल्ली के अंदर एक क्लब के अंदर एक प्रोग्राम रखा जाति भेद को ख़त्म करने के लिए, जो 3 दिन की सभा थी। उस सभा में जो मुख्य अतिथि थे, अध्यक्ष थे, वो थे राजनारायण जी, जो कि उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। तो वो उस दिन प्रोग्राम था, तो उन्होंने जब बात रखी वहाँ पे, तो वो अपने शब्दों में बार बार यही कह रहे थे कि ये जो हरिजन लोग हैं, हरिजन शब्द का उन्होंने बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया अपने भाषण में, राजनारायण जी। मायावती जी को भी वहीं पे उपस्थित थी, उनको बड़ा गुस्सा आया इस बात पे। तो जब मायावती जी मंच पे उनको मौका मिला, तो उन्होंने राजनारायण जी की जो भाषण था उसको खूब उतारा, खूब सुनाई, और इतना जोश था उनकी आवाज़ में। उस दिन खूब सारी ताड़ियाँ बजी और स्वास्थ्य मंत्री का वहीं पे विरोध हो गया और वो वहाँ से छुपते छुपाते वहाँ से निकल गए। ऐसी थी हमारी बहन, ऐसी है हमारी बहन मायावती, जब उनकी शुरुआत हुई थी 77 में, और आज हो गया है 2021। 65 साल की उम्र में उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं। बात करनी शुरू करेंगे तो शायद खत्म ही ना हो, इतनी उपलब्धियां हैं। और आज मैं कुछ दिन पहले पढ़ा जब मैंने कि आज जो है हमें उन्होंने जन कल्याण दिवस मनाने के लिए कहा या आह्वान किया है। तो जन कल्याण का जो मतलब है, जो मैं समझता हूँ, जब मुझे समझ आ रहा है, हिंदी का शब्द है कि जन का कल्याण, लोगों का कल्याण, या समाज का कल्याण, या यूँ भी कह लें कि बहुजन समाज का कल्याण, यूँ कह लें कि दलितों का, अनुसूचित जाति के लोगों का कल्याण। लेकिन हम कल्याण जब कर सकते हैं जब हम कुछ सामर्थ्य हों, कुछ करने के लायक, तभी तो कल्याण होगा। अगर मैं अपने घर में अभी सक्षम नहीं हूँ, मेरा पेट खाली है, तो किसी का पेट कैसे भर सकता हूँ? तो 2 संघर्षों की आज मैं आपको बात बताता हूँ। इस देश के अंदर 2 संघर्ष चल रहे हैं। जो पहला संघर्ष है उसकी बात में करूँगा। पहले जो दूसरा संघर्ष है उसकी बात करते हैं। वो संघर्ष लगभग सितंबर 2019 में स्टार्ट हुआ। सरकार ने फैसला कर लिया कि अब हम कृषि बिल लेके आएंगे, और उन्होंने बहुत सारे राजनेता, चाहे वो पंजाब के हों चाहे किसी और राज्य के हों, उनको मना लिया। और कोरोना काल में उन्होंने वो ऑर्डिनेंस लेके आए और वो सितंबर के महीने में 2020 में वो पारित कर दिया, उनको लाभ बना दिया गया। जब लाभ बना दिया गया, उससे पहले किसान नेताओं को पता चल चुका था कि ये लॉ जो है हमारे लिए बहुत घातक हैं, खास करके पंजाब के लोगों की और हरियाणा की मैं बात करूँगा। और मुझसे पहले ये बता दें कि मेरी 1 इंच की ज़मीन मैंने खेती नहीं करी, ना मेरे फादर साहब ने करी, और ना ही राजचंद्र जी ने 1 इंच खेती करी है, ना उनके फादर साहब ने करे हैं। दोनों के फादर गवर्नमेंट जॉब में। तो इसके लिए हमारा खेती में कोई हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो जब ये लॉ आया तो वहाँ के किसानों ने हल्ला कर दिया, ये तो हमें मार देंगे, ये क्या हमारे पास ज़मीन ही रहेगी। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि 4 स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा, जिसमें पंजाबी लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया गया है। तो पंजाब वालों को समझ आ गया कि ये हमारी पहले बोली ख़त्म करी है, फिर हमारा जो बेसिक काम है उसको ख़त्म किया है। ये भाषण उनके वो 2 महीने चले, सितंबर से लेकर 26 नवंबर तक 2 महीने तक ये सब कुछ चलता रहा। उन्होंने बहुत सारे लोगों को गांव-गांव जाके जागृत किया, और अंत में उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये एक भाषा एक राष्ट्र की बात करते हैं, ये एक राष्ट्र लाना चाहते हैं। इसका मतलब हमारा अस्तित्व खतरे में है। उस दिन से चाहे किसी के पास खेती हो चाहे ना हो, वो सारे दिल्ली के बॉर्डर पे आकर बैठ गए। उन्हें पता है अगर वो वहाँ वापस चले गए और हिंदू राष्ट्र बना तो उनको घर से निकाल के मारा जाएगा, क्योंकि इनके पास खेती भी नहीं रहेगी, पैसा भी नहीं रहेगा। तो इसलिए वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो पहला संघर्ष है, वो पहला संघर्ष शुरू हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हो गया।
जब बाबा साहब ने हमें कुछ मिशन दिए थे, हमारे ऊपर बहुत सारी यातनाएं भी होती हैं हमारे समाज के ऊपर, लेकिन जब 2017 का अंत आया या ये 2018 की जनवरी थी, तो उस वक्त देश की सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज, जो राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी पावर होती है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश का संविधान खतरे में है। कहा है ना उन्होंने, कहा है। और उसके बाद आज हम सबको ये पता है कि इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहिए कुछ लोग, है ना, आरएसएस वाले करना चाह रहे हैं ना। किसी को ये गलतफहमी तो नहीं है कि इस देश में मनु का संविधान नहीं लागू होगा। हमारा संविधान खत्म किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? सबसे पहले बात करते हैं इस प्रस्तावना की। प्रस्ताव में साफ साफ पढ़ सकते हो, इस पे लिखा हुआ है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष, अभी तो सिर्फ पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, इसमें अमेंडमेंट किया गया था, लेकिन हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें किसी धर्म का भिन्न भेद नहीं रखा जाएगा। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं। ये बाबा साहब का सपना था और ये पहले पन्ने भी लिखी हुई है। लेकिन जब सीए और एनआरसी आया तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा, मतलब इस पेज की कोई वैल्यू नहीं रही। यानी कि इस पेज को फाड़ के फेंक दिया गया। किसको फेंका गया? हमारे बाप के संविधान को फेंक दिया गया। उसके बाद 370 हटी। मैं तो कहूँगा चलो ठीक है, हटी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हटी वो तरीका गलत था। क्यों गलत था? उस स्टेट के लोगों को जिंदा जेल में रख दिया गया। ना वहाँ इंटरनेट, ना स्कूल खुले हैं, ना हॉस्पिटल ठीक से खुले हैं, और ना ही मेडिकल सुविधा है। वो इस देश से टूट गया है। उनके जो ह्यूमन राइट के अधिकार होते हैं वो खत्म किए गए। बाबा साहब ने ह्यूमन राइट्स के अधिकार देश के हर नागरिक को दिए, मतलब कि शिकंजा थोड़ा टाइट किया गया, मतलब कि संविधान को खारिज और किया गया, क्योंकि वो जो आर्टिकल लिखे गए थे ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो खत्म किए गए कि नहीं किए गए? आप हाथरस की घटना को जानते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं। जब हाथरस की घटना हुई थी तो रात को जब 2 बजे संस्कार किया गया था तो प्रशासन किसके साथ खड़ा था? पता है ना आपको? बहुत सारी बातें और भी हुई। आप जानते हैं कि आज सीबीआई किसके हवाले है, सुप्रीम कोर्ट किसके आदेशों पे चलता है, आरबीआई किसके पास है, शासन प्रशासन किसका है। आप रिपोर्ट लिखाने जाओगे ना बिहार में, पहले आपकी जांच पूछी जाती है कौन सी करा दी। इस तरह से धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है और इनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी अपना अनुसंधान लेके आए। अब जो ला है कृषि बिल के ऊपर, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये किसानों से पहले हमारा आंदोलन है, क्योंकि हमारे पास बाबा साहब की दी हुई सबसे अमूल्य धरोहर जिसे हम संविधान कहते हैं उसको तार किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। तो पहले हमें खड़े होना चाहिए या किसानों को? हमें। अब 2 बातें हैं, या तो किसान जीत जाएंगे या हार जाएंगे। अगर जीत गए तो जिस सत्ता को अहंकार है 36 इंच का, तो सत्ता चकनाचूर होगी, होगी ना वहाँ पे, इसीलिए तोड़े हुए, और तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो किसान हार गए फिर धीरे धीरे शिकंजा और टाइट, फिर मनों का संविधान आएगा इस देश में। और मीडिया, जो हम जानते हैं ना मीडिया की भूमिका,
मीडिया बताएगा कि ये संविधान है ना, इससे तो न्याय नहीं मिलता, ये तो बेकार है, मनु का संविधान बहुत बढ़िया बताते हैं ना, वो खालिस्तानी लोग घुस गए बताते हैं ना। इस तरह से प्रचार हो सकता है। जो सोशल मीडिया की सुविधा है हमारे पास वो भी ना रहे, ऐसा हो सकता है। हो सकता है शिकंजा धीरे धीरे कसा जाए, क्योंकि एकदम से कसेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। जब तक हम बुढ़े हो जाएंगे ना तो हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, उस समय तक शायद माहौल बदल जाएगा। हमारे बच्चों के चेहरों पे जो मायूसी उस समय होगी ना, तो हम देख नहीं पाएंगे। हमारी बहन बेटियां घरों से निकल नहीं पाएंगी। ऐसी हालत हो जाएगी। गिद्ध बैठे होंगे बाहर नोचने के लिए। तो जब हम जनसत्ता की बात करते हैं, तो जब हमारे पास हमारा संविधान नहीं रहा, हमारे अधिकार नहीं रहे, हम रिपोर्ट नहीं करा सकते हैं, हमें न्याय नहीं मिल सकता, तो फिर जन कल्याण फिर कैसे होगा? हो पाएगा जन कल्याण? हमारे लोगों का जन कल्याण नहीं होने वाला, किसी और का जन कल्याण। और अफसोस इस बात का है कि हमें अभी एहसास नहीं है कि आज संविधान के साथ जो हो रहा है वो शायद किसी और के साथ हो रहा है, वो जहाँ किसान के साथ हो रहा है या वो मुसलमानों के साथ हो रहा है। हम जब निकलते हैं, जब आरक्षण के ऊपर कुछ आता है, 2 अप्रैल की क्रांति करी थी ना हमने, क्यों करी थी? क्योंकि हमारे आरक्षण पे बात आ गई थी। जब फायदा लेना हो तो आरक्षण, जब ह्यूमन राइट का खत्म किया जाए तो संविधान किसी और। जो कृषि बिल लेके आए हैं वो किसी और के लिए, किसी को वोट का अधिकार नहीं दिया जाए वो किसी और के लिए, लेकिन आरक्षण के लिए हम लड़ेंगे, हम आरक्षण के लिए हम कुछ करेंगे। तो अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करना है तो हमें पहले ये खाली कुर्सियां भरनी पड़ेगी। आंदोलन हो गया ना हमारा, वो तो 2 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं, है ना। अगर मान लो ये आंदोलन हमारा हो जाए, अनुसूचित जाति के लोगों का आंदोलन हो जाए, दूसरे दिन ही भूख से तपने लग जाएंगे वहाँ। और सरकार भाप लेगी, एजेंसियों के ऐसे लोग ये तो भूख से मर रहे हैं, इनके पास तो खाने पीने का भी नहीं है, तो हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए वो कहेंगे ठीक है भाई, हम आपको 1-1 महीने का राशन देते हैं, 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में डाल देंगे, जाओ। 90% लोग भाग जाएंगे वहाँ से, क्योंकि हम इतने सामर्थ्य नहीं हैं। कोरेगांव की युद्ध आपको याद होगा, हम उस समय भी इस लायक नहीं थे कि पेशवा को हरा सके, लेकिन अंग्रेजों ने हमें शस्त्र दिए, कुछ ट्रेनिंग भी दी और जोश साथ हमारा था, हमने करेट की बना लिया था। आज वहाँ किसान भी बैठा हुआ है, कह रहा आज जो आ सकता है, किसान, मजदूर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आ सकता आ जाओ, मैंने खाने पीने का सब अरेंजमेंट मेरे पास है, मुझे वो शक्ति, मुझे वो बल, मुझे वो भीड़ चाहिए ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। अब हमें ये खुद ही तय करना है कि जन कल्याण के लिए हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे या सब लोग मिलके साथ लड़ाई लड़ेंगे। अपने बच्चों का भविष्य बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए मुझे अपने आप से शिकायत है कि हम लोग वो काम नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए। केक खाने से या समोसे खाने से कोई जन कल्याण नहीं होता। जन कल्याण
कल्याण के लिए लोगों को जोड़ना पड़ता है, भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए। यहाँ पे इतनी इकट्ठी होनी चाहिए थी आज कि बाहर रोड तक जाम लगा होता, लोग बाहर तक बैठे होते, तभी तो संगठन का फायदा है। ऐसे संगठन का कोई फायदा है जिसके पदाधिकारी भी ना आ पाए? बताओ आप, है क्या फायदा? तो आज अपने घर में जाइएगा तो अपने बच्चों के चेहरे देखिएगा, उनका भविष्य देखिएगा। जो शिकंजा जकड़ा जा रहा है उसको महसूस कर लेना कि जन क्रांति अगर करनी है तो ऐसे लोगों से करनी है जिनको देख लो, मायावती जी को देख लो, बाबा साहब को देख लो, अम्बेडकर, काशीराम जी को देख लो। उतना भी नहीं कर सकते तो थोड़ा कम कर लो। आंदोलन में जाने से डर लगता है तो छुट्टी वाले दिन चले जाओ, मत फोटो डालना व्हाट्सएप पे। लोग कहते हैं मैं डर लगता है यार, हम पे कार्रवाई हो जाएगी। अरे चुपचाप चले जाओ यार, मत डालना फोटो व्हाट्सएप पे, आके डाल देना। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आसपास बहुत सारे गांव हैं, सुबह कमाते हैं तो शाम को रोटी पकती है, उनको भी जागृत कर लो, वो चले जाएंगे, उनको खाना तो मिल ही जाएगा वहाँ पे। कौन करेगा ये काम? बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे समाज के जो लोग हैं ना वो ये काम करेंगे, मेरे कारवां को वो लोग बढ़ाएंगे आगे। लेकिन पढ़े लिखे लोग, उनको अभी तक ये भी नहीं पता कि ये आंदोलन जो हो रहे हैं इसमें भागीदारी पहले हमारी होनी चाहिए। वहाँ पे सिंगू बाटी पे 2 टेंट हैं अनुसूचित जाति के लोग जीवों के। एक तो है बाम सेठ का, जिसमें एक 60 साल से प्लस का बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है अकेला, उसके एक साथ उसके जाट है, और एक है, एक और है वो भी ओबीसी से है, पटेल है, 2 लोग हैं उसके साथ। वो अकेला बंदा वहाँ बैठा हुआ है। बाकी दूसरे टेंट में कुछ स्टूडेंट आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो हमारे समाज से हैं। वो अकेला बुढ़ा आदमी वहाँ बैठा है। और हम क्या करते हैं? हम जन कल्याण की बात करते हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए हमें साहस नहीं, हमारे डरते हैं। उन दिनों से डरो जो हमारे बच्चों के भविष्य में आने वाले हैं। तो जन कल्याण अगर करना है तो जन कल्याण की परिभाषा मुझे नहीं पता क्या है। बहुत सारे लोग मेरे से सीनियर हैं, पूरी उम्र बीत गई उनकी समाज के सेवा में। मैं उम्मीद करता हूँ जन कल्याण की भाषा मुझे या परिभाषा मुझे बता रहा हूँ, मैं समझ पाऊँ क्या होता है जन कल्याण। तो मायावती जी के जन्म दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि जन कल्याण दिवस, तो जन कल्याण दिवस को उसका सही प्रारूप दें, जन का कल्याण हो, हमारे लोगों का कल्याण हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो भविष्य देखते रहो कैसे कैसे होता जा रहा है, और फिर बाद में पछताना पड़े।